प्रणाम सभी को। प्रणाम मैम। प्रणाम दीदी। प्रणाम सभी को। प्रणाम। सभी लोग बैठेंगे। प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम सबको प्रणाम। प्रणाम हेमंत भैया। प्रणाम डॉक्टर साहब। हेमंत प्रणाम सर। प्रणाम जी। हेमंत प्रार्थना हो गई डॉक्टर साहब? हाँ ठीक है। हेमंत भैया प्रेयर ये करवाइए आद्या, ठीक है, करवा लो आद्या। ओम सम समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्या इल्लस्पदे समिद्यसे सनु वसून्याभर। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. हेमंत भैया, छोटे हेमंत भैया आ गए। आपको क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मैंने आज प्रार्थना के लिए यही मंत्र सोच रखा था कि आज सम समिद्धि वैसे कराऊंगा, और संयोग से देखो इसके अंदर वो भावनाएं तरंगे ऐसी प्रसारित हुई कि इसने भी वही करा। इतने प्रेम से प्रकट होती है तो हमने कहा करवा लो हेमंत भैया, इन्हीं को करवा लेने दो। इसका बड़ा मन रहता है डॉक्टर साहब, इसका मन बड़ा रहता है कि मेरे से थोड़ा पढ़वाओ भी। नहीं, इनसे पढ़वा भी लेंगे हेमंत भैया। क्योंकि छोटे हेमंत भैया तैयार हो रहे सुनकर, और तो कोई हम लोग कॉपी कर नहीं पाए हेमंत भैया को, ठीक है, तो कम से कम छोटे हेमंत भैया तैयार हो गए। चलिए, सबको आवाज़ आ रही क्लियर? चलिए, सबके पास सिलेबस है अभी, जितने लोग यहाँ पर, सब लोग अपना सिलेबस अपने पास रख लीजिए, ठीक। और देखेंगे जो हमारी फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी हम लोगों ने स्टार्टिंग में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसमें 1.1 देखा था, उसके ए में देखा था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज बी में देख रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो यहाँ पर अटैच किया गया वो पार्ट। तो एक बार पहले अपना सिलेबस देखते हैं, फिर आते हैं पीपीटी को देखते हैं। सबके पास सिलेबस है, हैंड रेस कर दे सब। हेमंत भैया एक बार आप चेक कर लो जरा ध्यान से। 2 3 4 लोग, 5 लोगों के पास सिलेबस है। अच्छा, राजश्री जी, नहीं होगा, हेमलता मैम के पास नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी बस अटेंड कर रहे हैं इसको, तो ठीक है, हेमलता मैम के पास नहीं है, कोई बात नहीं। और किसके पास? राजश्री जी, हरदीप जी, अपने पास सिलेबस नहीं है अभी? है अजय जी, पर हाथ खड़ा कहाँ से करें? अच्छा कोई बात, ठीक है हरदीप जी। जी सर, अभी नहीं है, मतलब है पर अभी नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं, फिर लेकिन हाथ खड़ा करने के लिए माइक के पास में एक बटन है, हाथ खड़ा हो जाता है, उससे बटन दबाते हैं ना, हो जाता है। चलिए ठीक है, करीब सबके पास है डॉक्टर साहब, दीप्ति जी को छोड़ के बाकी सबके पास है। चलिए ठीक, तो क्या करना, अब कल अपना सिलेबस लेकर कल से बैठेंगे सब, ठीक है। डेली हम बोलते जरूरत पड़े या ना पड़े सिलेबस रख कर ही स्टडी करें, क्योंकि जरूरत पड़ती है। क्या कह रहे दीप्ति? मैम मेरा भी हैंड रेज ही था, है मेरे पास। अच्छा, तो हेमंत भैया को ध्यान देना है। चलिए, हेमंत भैया ने हो सकता है ऐसे ही कहा, ठीक। चलिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट बी पॉइंट में देख रहे हैं, स्टडी ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, हायर मेंटल प्रोसेसेस, स्टडी ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस, हायर मेंटल प्रोसेसेस, फीलिंग एंड इमोशंस, mental abilities and personality, a comparative study of total personality according to yoga and modern psychology, its meaning, definition and nature of consciousness as described in Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, Yoga Sutra and Yoga Vasishta, spiritual and scientific approach to human consciousness, yogic method of elevation of human consciousness, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, मंत्र योग, अष्टांग योग, हठ योग, ठीक। आज हम लोग एक पूरा एक पैकेज देखेंगे प्रॉपर। तो इसमें से पहले जो देख रहे हैं कॉग्निटिव प्रोसेस, वो क्या है उसको समझ लेते हैं। जो हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है? ब्रेन से। नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है उससे रिलेटेड है हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो अभी हम लोग पूरा प्रॉपर स्क्रीन पर शेयर होगा, उसको देखिएगा। मोनिका मैम, हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारा सिलेबस है लेवल 6 का, उसमें जो फर्स्ट हमारा पार्ट है, फर्स्ट में ए हम लोग ने पढ़ा हुआ था यूनिट 1 में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी,
फिर बी वाला जो पार्ट है उसको आज देखना, उसमें जो कॉग्निटिव प्रोसेस है हमारी, वो जो ब्रेन से संबंधित है। कॉग्निटिव प्रोसेस मीन्स हुआ संज्ञानात्मक मनोविज्ञान या संज्ञानात्मक प्रक्रिया। तो देख रहे हैं हम लोग स्क्रीन पर, ये हमारा टॉपिक है। अब देखते हैं इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी है क्या। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच कॉग्निशन ऑफ मेंटल प्रोसेस आर स्टडी। मीन्स संज्ञानात्मक, जो हमारी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें के अंदर या जिसमें मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो मेंटल प्रोसेस हमने अभी बताया, कॉग्निटिव साइकोलॉजी किससे कनेक्ट हो रही है, डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्ट हो रही है। तो ब्रेन क्या है हमारा, जितना भी मैनिपुलेशन का काम होता है, जोड़ तोड़ का काम होता है, अटेंशन का काम होता है, वो सब कहाँ से हम कनेक्ट करते हैं, ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। हिंदी में भी पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको अभी हम लोग बता रहे थे, ये हिंदी में दिया है। फिर है हमारा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। अब इसको प्रॉपर देखते हैं ये क्या है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो लोगों के सोचने के तरीके का अध्ययन करती है। यह मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि ध्यान, स्मृति, मेमोरी जिसकी बात कर रहे हैं, भाषा, लैंग्वेज, धारणा, जो कंसंट्रेशन की बात हो रही है, समस्या समाधान, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात हो रही है, क्षमता पर केंद्रित रहता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जरिए यह पता लगाया जाता है कि हम कैसे सोचते हैं और हमारी सोच हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। तो किसके अंदर पढ़ रहे हैं, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, उसका एक और डीपर पार्ट है, वो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जिसका जो डायरेक्ट हमारे किससे प्रभावित हो रहा है, ब्रेन से। जो मन का विज्ञान है वो भी कनेक्ट है हमारे, लेकिन मन में क्या है, कुछ अदर जो हमारी स्टडी है वो भी कनेक्ट हो रही है। लेकिन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सब ब्रेन से कनेक्ट होगा। फिर देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट जो है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज नोन एज साइकोलॉजी। एग्जाम्पल, law of physics is scientific but soul is not scientific because of not being proved। कि क्या है, जो हमारा फिजिक्स है वो साइंटिफिक है, लेकिन जो हमारी सोल है वो साइंटिफिक नहीं है और उसे प्रूव भी नहीं किया। क्योंकि साइंटिफिक कोई भी चीज़ जब हमारी विज्ञान बनती है तो क्या है, वहाँ पर फैक्ट्स, लॉजिक और एविडेंसेस, तीनों चीज़ें जब एक साथ कनेक्ट हो जाएं उन्हें बोलते हैं, या उनको सभी को मिलाकर बोला जाता है साइंस। और जहाँ पर फैक्ट्स, लॉजिक और जो हमारे एविडेंसेस एक साथ कनेक्ट नहीं होते हैं तो वो हमारा साइंस का पार्ट नहीं बनता है। हिंदी में बोले तो तथ्य, तर्क और प्रमाण तीनों एक साथ जब कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे तो वो विज्ञान बनेगा। और विज्ञान क्या है, प्रूवन है, प्रमाणित है। और विज्ञान क्यों पूरी तरीके से जो हमारा तथ्य, तर्क, प्रमाण से जुड़ा हुआ, क्योंकि जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं उसे हम देखें या कोई और चेक करें, मतलब जितने पैरामीटर्स हैं उनके अंदर जो वैज्ञानिकता प्रमाणित हुई है, उन पैरामीटर्स के अंदर उन चीज़ों को लैब में जाकर जो कुछ भी हम देखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ पर रिसर्च हुई हो, यदि वो लैब का पार्ट है तो हम उसको लैब में देखेंगे और उन्हीं पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे जिसको फॉलो करके अदर्स ने रिजल्ट देखे हैं। तो रिजल्ट हम यहाँ देखें, दुनिया के किसी कोने में देखें, रिजल्ट सेम आएंगे। इसी का नाम साइंस है। फिर है हमारा नीचे जो हिंदी हम लोग देख रहे हैं, वही जो अभी हम लोग ने पढ़ा उसी की हिंदी है नीचे, कि मानव मस्तिष्क के वैज्ञानिक अध्ययन को मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। उदाहरण, भौतिकी का नियम वैज्ञानिक है लेकिन आत्मा प्रमाणित न होने के कारण वैज्ञानिक नहीं है। अब एक हम लोग चार्ट देख रहे हैं पूरा प्रॉपर, कि जो हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी है उसमें क्या क्या कनेक्ट है। सबसे पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस, फिर सेकंड देखेंगे, लेफ्ट से देख रहे हैं तो परसेप्शन है, फिर अटेंशन है,
दूसरी साइड लैंग्वेज है, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी जहाँ लिखा है उसमें के नीचे जहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस दिया हुआ है उसी के नीचे देख रहे हैं मेमोरी। अब ध्यान से देखेंगे सभी चीज़ें किससे कनेक्ट हो रही हैं, ब्रेन से कनेक्ट हो रही हैं। परसेप्शन मीन्स होता है कि सपोज करके अभी आद्या मंत्र बोल रही थी, हेमंत भैया ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिया होगा क्योंकि वो बोल पाते हैं संस्कृत को सही से, तो उन्हें ये भी समझ में आ गया कि आद्या ने क्या मिस्टेक्स किए हैं, स्वर ताल में जो लय है, ताल में कहाँ उच्चारण ठीक नहीं था। हम लोगों को सबको अच्छा लगा आद्या ने बोला, हमें अच्छा लगा आद्या ने संस्कृत बोलने का ट्राई किया, किसी ने किसी तरीके से आद्या को लिया, किसी ने किसी तरीके को। तो परसेप्शन क्या है कि एक ही व्यक्ति से जो स्टिमुलस आ रहा है या एक ही व्यक्ति जो वर्क कर रहा है उसको हर व्यक्ति अपने अनुसार परसीव करेगा, उसका नाम है परसेप्शन। फिर है हमारा अटेंशन। अटेंशन क्या है कि जैसा हम हमारा अपना जो हमारी अपनी क्वालिटीज़ हैं, जैसा मेरा देखने और सोचने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग हम परसेप्शन करते हैं, परसीव करते हैं, किसी चीज़ को लेते हैं, कैच करते हैं। अटेंशन में क्या है, ध्यान देना। जब हम अटेंटिव पार्ट प्ले करते हैं तो हमारा क्या काम करेगा, ब्रेन या हार्ट? ब्रेन ब्रेन काम करेगा, ठीक है, वहाँ हार्ट काम नहीं करेगा, ब्रेन काम करेगा। फिर जब भी हम कुछ रिकॉल करते हैं तो क्या काम करेगा, मेमोरी की बात होगी, कुछ भी रिकॉल करेंगे तो भी ब्रेन काम करेगा हमारा। बोलते हैं ना हाँ कि इनकी मेमोरी वीक हो रही है, तो कहाँ इफेक्ट आ रहा है, किस सिस्टम पे आ रहा है, नर्वस सिस्टम पर। नर्वस सिस्टम में भी प्रॉपर किस ऑर्गन में आ रहा है, ब्रेन पर आ रहा है। फिर दूसरे साइड देख रहे हैं लैंग्वेज। कई बार होता है, मान लो अभी हम लोग हिंदी से इंग्लिश बोले, इंग्लिश से संस्कृत बोले, कुछ भी बोले, तो जो हमारा लैंग्वेज का जो मैनिपुलेशन है, जो जोड़ तोड़ है, जो हमारी ग्रामर है, जो हमारे वोकैब्स हैं, वो सब मैनिपुलेट कहाँ हो रहा है, सब कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, हार्ट में या ब्रेन में? ब्रेन में। ब्रेन में, ठीक है, क्योंकि पूरा ध्यान से समझे कि कॉग्निटिव को क्यों ब्रेन से कनेक्ट किया गया है। फिर उसके बाद है थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कुछ सोचते हैं तो वो ब्रेन से सोचेंगे या हार्ट से सोचेंगे? ब्रेन से ही सोचेंगे। ब्रेन से ही सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो इसलिए क्या है, जो हमारा कॉग्निशन वाला जो पार्ट है या कॉग्निटिव साइकोलॉजी है उसमें ये पैरामीटर्स हैं, इनके अंदर 6 पॉइंट्स हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस का संबंध कहाँ से है, ब्रेन से है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का संबंध कहाँ से है, पहले हार्ट और फिर ब्रेन, पहले हार्ट फिर ब्रेन। और जब ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात हो रही है तो ये संबंध कहाँ है, डायरेक्ट ब्रेन से। तो जितने संत महापुरुष हैं उनको क्या बोला जाता है, जितने मोक्ष को प्राप्त किए हुए संत महापुरुष हैं उन्हें किसकी संज्ञा दी जाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस से कनेक्ट किया जाता है, मतलब कहा जाता है कि ये ही और शी इज इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये क्या है, यहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस है, तो इसका मतलब है कि संबंध किससे है, हमारे ब्रेन से है। तो ये हमारे 6 जो नाम हैं उनको सब पहले ध्यान से एक बार देख लें स्क्रीन पर। और सबका प्रॉपर मीनिंग समझ लें, क्योंकि अब हम आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि ये क्या है, देखने में बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत समझने वाला पार्ट है। कई बार आपको का जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है या हमारी एबनॉर्मल साइकोलॉजी है या क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसमें कई पार्ट होते हैं, तो वहाँ कहीं कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सिंपल साइकोलॉजी की बात की जाती है। तो कॉग्निटिव में ध्यान रखना है कौन कौन से पॉइंट्स हमारे कनेक्ट हो रहे हैं। चलिए अब आते हैं, एक एक बार सब रिपीट कर देंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हमने क्या पढ़ा है या कौन कौन से नेम है। एक एक करके सब बता देंगे जितने लोग अभी यहाँ अटेंड कर रहे हैं क्लास। बोलेंगे दीप्ति?
यस मैम, हेलो। हाँ सुन रहे हैं, बोलो। अटेंशन प्रिवेंशन। अटेंशन, एक मिनट दीप्ति, अटेंशन, परसेप्शन, ह्यूमन इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेमोरीज पे बेस्ड। ठीक है, बोलेंगे अमृता मैम। दीदी ह्यूमन इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, थिंकिंग प्रॉब्लम, मेमोरी, अटेंशन और परसेप्शन। ठीक है, प्रॉब्लम में सॉल्विंग भी लगाएंगे। ठीक है, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग लगाएंगे तो फिर पूरा पॉइंट कनेक्ट होगा। बोलेंगे सीमा मैम। ह्यूमन इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, अटेंशन और परसेप्शन। ठीक है, और बोलेंगे जितने जगह वो, हाँ बोलेंगे। हेलो अंजू, वॉइस नहीं आ रही है मैम। ह्यूमन इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी और अटेंशन परसेप्शन। ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस से स्टार्ट किया, फिर लास्ट में जो थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है। बोलेंगे रचना जी। ह्यूमन इंटेलिजेंस, देन सेंटर में कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एंड देन इसके इधर परसेप्शन एंड अटेंशन एंड लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक और है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से नीचे है, जस्ट मेमोरी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में तो ये सभी आ रहे हैं। ठीक है, पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस, नीचे है मेमोरी। ठीक है, फिर लेफ्ट में परसेप्शन और अटेंशन, फिर राइट में क्या है, लैंग्वेज और थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, और बोलेंगे सभी लोग, बोलेंगे राष्ट्रीय मैम, मनदीप भैया, सभी लोग एक करके। हाँ बोलेंगे। अटेंशन, परसेप्शन और मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और ह्यूमन इंटेलिजेंस और एक लैंग्वेज। बोलेंगे अर्दी भैया। ह्यूमन इंटेलिजेंस, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन और लैंग्वेज में। हाँ, एक साइड से करेंगे, पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस, नीचे मेमोरी, लेफ्ट से परसेप्शन और अटेंशन लेंगे, और राइट से लैंग्वेज और हमारा थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, ऐसे कर लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट बोलेंगे मोनिका मैम। इंटेलिजेंस, परसेप्शन, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अटेंशन और मेमोरी। अटेंशन। और कोई अभी जिसने भी नहीं बोला हो? चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। इसमें मोनिका मैम और सीमा मैम ने हैंड रेस किया, बोलेंगे। हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी? दीदी मैंने तो हैंड डाउन किया है तो मैंने बोल दिया ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक बार देखते हैं इसमें। सीपी मीन्स हो गया कंप्यूटर। सीपी क्या हो गया, सॉरी कंप्यूटर नहीं, वो हो गया कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सीपी में ब्रेन के अलग अलग दो फंक्शन होते हैं। ये पूरी तरह साइकोलॉजी नहीं है। ठीक है, हमने क्या बोला, साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। ये पूरी तरह साइकोलॉजी नहीं है। कोई लैंग्वेज यूज़ कर पा रहा है तो इसमें कौन कौन से फंक्शन यूज़ होते हैं कंप्यूटर द्वारा देखे जा सकते हैं। कौन कौन से फंक्शन यूज़ होते हैं तो कंप्यूटर द्वारा देखे जा सकते हैं। अब इसको एक बार फिर से क्या लिखा हो ऊपर से, बस रिपीट करके ये कंप्लीट हो रहा है पार्ट, कि जो हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ब्रेन के अलग अलग दो फंक्शन हैं। ब्रेन के अलग अलग दो फंक्शन कौन कौन से हैं? मेमोरी और थिंकिंग। अरे लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन?
पार्ट्स। हाँ, तो कुछ चीजें हम लोग लेफ्ट से सोचते हैं, कुछ राइट से सोचते हैं। मैम मेमोरी बैलेंसिंग। ठीक, तो ये क्या है कि कुछ चीजें हम लोग, कई बार होता है जैसे अभी हमें मंत्र करना है, मंत्र जपना है और मंत्र को रिकॉल करना है, किस ब्रेन से सोचेंगे? मंत्र भी मेमोरी का पार्ट रिकॉल करना है। राइट से। और यदि हमें कोर्ट में बात करनी है, कोई जज कोई केस डील कर रहा है, किस ब्रेन से सोचेंगे? राइट से। और मंत्र? लेफ्ट से। मंत्र मैम लेफ्ट। मंत्र लेफ्ट से सोचेंगे। ठीक है, मंत्र किससे करेंगे? लेफ्ट से। और जब कोई ऐसा काम होगा जिसमें एनर्जी का लेवल बहुत हायर चाहिए, यहाँ ब्रेन जब भी मंत्र करेंगे, यहाँ शांति अधिक चाहिए कि ऊर्जा शरीर की अधिक चाहिए? क्या चाहिए ब्रेन मंत्र में? शांति चाहिए। ठीक है, और जब हम जुडिशियल कोई वर्क होगा, कोर्ट में है, तो वहाँ हमें शांति में निर्णय देना है या थोड़ा ऊर्जा के साथ निर्णय देना है? ठीक, बस इन बातों का ध्यान रखिए, इन्हीं को बोला जा रहा है अलग अलग दो फंक्शन होते हैं। ये पूरी तरह साइकोलॉजी नहीं है क्योंकि ये ब्रेन पर पूरा डिपेंड कर रहा है। तो कुछ भी हम करते, कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो भी मैनिपुलेशन करेंगे वो सब कुछ हमारा ब्रेन सपोर्ट कर रहा होगा। तो क्या होता है, इन सबको कंप्यूटर के द्वारा, इस बहुत लंबे समय से काम चल रहा है, इन सबको यदि ब्रेन में वो जो हमारे टूल्स हैं उनको, इंस्ट्रूमेंट को फिक्स किया जाए, तो क्या मैनिपुलेशन चल रहा है, हम किस दिशा में सोच रहे हैं, क्या माइंड में क्या वर्क करने का को डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम किधर जाना चाहते हैं, तो उन सबको देखा जा सकता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के थ्रू, वहाँ पर चेक किया जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने बस सिंपल सा एक पार्ट देखा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है और उसमें जो चीज़ें हैं वो कैसे काम कर रही हैं। तो अब पहला तो आते हैं, एक बार इनको हम डिफाइन भी कर दे रहे हैं। जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस के क्या क्या पैमाने हो सकते हैं? कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? किसी की इंटेलिजेंसी को आप कैसे जज करेंगे? IQ से। वेरी गुड। IQ में क्या जज मेमोरी। करेंगे? बोलेंगे मोनिका? मेंटल हेल्थ और रियल एज। ना, ऐसे नहीं, हमको एग्जाम्पल दे दीजिए। बोलेंगे हिमलता मैम? यदि उसकी तर्क क्षमता अच्छी होगी। वेरी गुड। ठीक है, बोलेंगे मोनिका मैम? डिसीजन पावर होगी। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है, हमने यही बोले, एनालाइज कर सकता है प्रॉब्लम पे। वेरी गुड। ठीक है, ये सॉल्यूशन सोचेगा। हाँ, वेरी गुड। तो ये सब क्या है, इंटेलिजेंसी को यदि हम किसी में जज करना चाहें कि वो कितना इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंसी को जज करते समय हम इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, देखते ही हम समझ पाएंगे कि ये इंटेलिजेंट है या नहीं है। बोलेंगे हरदीप भैया? मैम सेंसेशन, परसेप्शन, एक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल से बोल कर बताओ, कोई एग्जाम्पल दो, जैसे अभी हेमलता मैम ने दिया। मैम जैसे कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ रही है तो आप उसमें उसी टाइम एक्शन एट ए टाइम ले लेते हैं। कोई इट्स एंड बट्स नहीं है, उसके सारे के सारे जो भी चीजें सोचनी है वो एट ए टाइम सोच करके सेम टाइम पे एक्शन लेते हैं, ना कि उसके रिएक्शन करके फिर उसको लंबा करके खींचते हैं। एग्जाम्पल मैम अभी दिमाग में नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, सही है। और बोलेंगे मोनिका मैम बोल रहे थे, बोलेंगे? सब लोग पूरे आपके सामने जो वर्ड्स हैं वो आपके सामने हैं और हमने पूछा इंटेलिजेंस के। हाँ, बोलेंगे? मैम मेमोरी पावर बहुत अच्छी होगी, याद करने की क्षमता उनकी अच्छी होगी। मतलब जैसे एकदम से कुछ अलर्टनेस रहेगी कि जो भी है उसको याद रखा है। मतलब यदि बोले हम इसको एक लाइन में कंप्लीट करना चाहें तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि जिस समय जिस बात की जरूरत है उसको उसी समय वो बात याद आ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है लेकिन एग्जाम में गए, उस टाइम पे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, बाद में आपने दिया, तो आप इसे ह्यूमन इंटेलिजेंस में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? नो मैम, नहीं करेंगे। ठीक, बस यही बताना था। बोलेंगे दीप्ति?
मैम जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म बेनिफिट का भी सोचता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, और अभी और भी किसी के माइंड बोलेंगे? सीमा मैम कुछ कह रहे थे? मैं तो पहले ही पूछना चाह रही थी, मेरे को लेफ्ट और राइट पार्ट समझ में नहीं आया, आप एग्जांपल दे के बता रहे थे ना। ये तो पता है ना हम लोग का कि हमारा लेफ्ट और राइट दो ब्रेन है, डिवीजन है हमारा जी। ब्रेन। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट वाला अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो कहाँ इफेक्ट आता है? लेफ्ट और राइट ब्रेन में आता है। ठीक है, और जो हमारा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। हमारा पैरासिम्पैथेटिक क्या है? हमारा लेफ्ट ब्रेन है, और जो हमारा सिंपैथेटिक है वो राइट ब्रेन है। ठीक, इसी को हम लोग, जो लेफ्ट है वो ईड़ा नाड़ी है, राइट है पिंगला नाड़ी है, राइट ब्रेन पिंगला से कनेक्ट करते हैं। तो जो लेफ्ट ब्रेन है ये हमारा सेंसिटिव मोड पे काम करता है। जितने भी डिसीजन हम शांत दिमाग से, सहज शांति वाले काम करते हैं वो किस ब्रेन से करते हैं? लेफ्ट से करते हैं। ठीक, और जितने भी ऐसे काम जिनमें हमारी जैसे मान लो कोई जज निर्णय ले रहा है, तो जज निर्णय क्या, बहुत निर्णय तो ब्रेन का ही पार्ट है और बहुत एक सेंसिटिव पार्ट भी है, लेकिन जज निर्णय लेते समय बिल्कुल आराम से नहीं बैठेंगे। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी उस पर कनेक्ट होती जाएगा। लेकिन जब कोई मंत्र जप कर रहा होगा तब आप देखेंगे बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेगी, बस बैठने का रिदम तो मेंटेन होगा, लेकिन बॉडी में एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि अदर वो हाथ चलाए, पैर चलाए, या उसकी आंखों में बहुत एक एग्रेशन दिखाई दे रहा हो, या एक कमांड दिखाई दे रही हो, प्रेस मतलब एक जो प्रेस करते हैं उस टाइप की सिचुएशन नहीं आएगी। ठीक है, तो जो हमारा, तो दोनों ही में परसेप्शन भी है, अटेंशन भी है। मान लो मंत्र करेंगे तो वहाँ पे भी पूरा अटेंशन चाहिए, और हम निर्णय ले रहे हैं कोई, वहाँ पे भी अटेंशन चाहिए। ठीक है, मान लो शरीर के लेवल पे, मान लो एक सैनिक है, जितने सोल्जर्स हैं वो कौन से ब्रेन से काम करते हैं? अगर बंदूक चला रहे हैं राइट से, लेकिन क्या वहाँ कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है? यस मैम है, लेकिन सब कुछ यही है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी ही काम कर रही है, लेकिन वहाँ काम किस ब्रेन का है? राइट का है। ठीक, तो बस इन बातों को ध्यान रखेंगे कि जो हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, जो ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 पार्ट्स में सभी में, लेफ्ट में भी सब कुछ यही काम आएगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब कुछ यहाँ पर भी है, लेकिन लेफ्ट में भी सेम, राइट में भी सेम। अब ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि हमारा कौन सा ब्रेन उस टाइम पर एक्टिवेट होगा। अभी किसी का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पहले क्लियर कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी किसी का कोई कहीं कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो तो प्लीज पूछ लें। डॉक्टर साहब ये जैसे लैंग्वेज का दिया ना आपने, तो इसका कैसे क्या मतलब? अच्छा ठीक है, जैसे थोड़ा सा बताइए। अभी हमने कहा कि राजश्री मैम आप 2 लाइन में बताएं सेंटेंस को, यह हमने कहा सेंटेंस बताएं राजश्री मैम 2 लाइन में। तो यदि आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस है तो आप कैसे करेक्ट करेंगे इसे? हमने जो चीज़ें आगे पीछे बोली तो हमने सभी चीज़ें, आप मैनिपुलेट क्या कर लेंगे लैंग्वेज में कि प्रॉपर करेक्ट कर लेंगे उसको। ठीक, वो लैंग्वेज हिंदी में हो, मान लो उसमें लिखा है ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, ही इज़ अ गुड बॉय, अब इसको हमने आर लिख दिया पहले, फिर गुड लिख दिया, फिर ही लिख दिया, फिर बॉय लिख दिया। तो हमारा अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस काम करता है तो हम क्या करेंगे? ही इज़ अ गुड बॉय से करेक्ट कर लेंगे। तो लैंग्वेज का मीन्स हुआ कि जो हम बोलने जा रहे हैं उसको करेक्ट कर लेंगे, वो हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको हम पूरा मैनिपुलेट करके करेक्ट करके ही फिर हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ लैंग्वेज से संबंधित। और अभी किसी का, अभी कहीं कोई भी डाउट आ रहा हो, बहुत छोटा सा पार्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बस एक बार क्लियर करना है कि लेफ्ट और राइट ब्रेन से क्या, कौन सी सिचुएशन कनेक्ट होगी और इनके मीनिंग्स क्या है। और सभी को समझ में आएगा? अभी भी 1 से 2 मिनट दे रहे हैं, जिनको लग रहा हो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए।
दीदी परसेप्शन और अटेंशन में यही अंतर है कि परसेप्शन को देखकर अपन बता पा रहे हैं और अटेंशन उस समय अटेंटिव रह रहे हैं। अटेंशन का मीन्स हो गया कि जैसे अभी हमने आपसे कहा कि सभी को हमने क्वेश्चन पुट अप किया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या है, तो सबने इसमें क्या किया है, अटेंशन पे किया है, परसेप्शन पे किया है? अटेंशन पे किया है, ठीक है। और यदि हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल दिए, हमने कहा कि नटवर लाल भी ह्यूमन इंटेलिजेंस में आते हैं। किसने किसने नटवर लाल जी का नाम सुना है? किसने नटवर लाल का नाम सुना, ये बताओ। सुना है किसी ने? हेमलता मैम ने तो पक्का सुना होगा, इतना सोच सके, बाकी का तो मैंने, अंजू ने भी सुना, बहुत अच्छी बात, ठीक। तो वो दीप्ति ने भी सुना, बहुत अच्छा है। तो सबको पता है कितना इंटेलिजेंट पर्सन है वो, ठीक है। एक उनकी कहानी सुनाते हैं। एक बार उनको जेल में बंद कर दिया गया क्योंकि वो हर जगह आराम से काम करते थे, और तो उनको जेल से बाहर आना था। तो उन्होंने क्या किया, पूरी पुलिस कलकत्ता में इसकी साथ घटना है, सब पुलिस पूरा उनको सब देख रही है सारा, कि अब फाइनल हो गया, अब इन्हें बाहर नहीं लाना है। क्या किया कि एक उन्होंने लेटर लिखा। लेटर इतना बढ़िया लिखा गया, उस लेटर में लिखा, पत्नी की तरफ से, उन्हीं के पास लेटर है, पत्नी की तरफ से लेटर लिखा गया कि अब बताओ क्यों गलत दोबारा काम किया। इस समय खेत बोने का समय था और खेत में जो खजाने साथ गड़े हुए हैं उनको निकालना था, तो अब तो हम लोग का जीवन वैसे ही बहुत सुंदर होने वाला था, तो अब फ्रॉड काम क्यों किए। तो ये लेटर अपने पास ही वो रखे थे। तो क्या हुआ कि पुलिस तो वहाँ उनका एक एक मिनट में सब उनका निरीक्षण कर रही थी। तो उसी समय जो पुलिस वाले लोग थे उन्होंने लेटर पढ़ लिया, तो उनके मन में आया कि वाइफ ने लिखा है और ऐसी सिचुएशन है, इसमें कोई कंपल्सन भी नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा गलत काम ना किया होता तो अब खेत बोने का समय, और जो खेत है उसमें से वो धन निकालना है, जो कुछ भी वहाँ गड़े हुए, जो खजाना जो भी है। तो पुलिस वालों ने क्या किया, अब पुलिस वालों ने उनसे बार बार पूछा कि बताओ कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि हम कितना भी बताएं, खेत का मामला है, वहाँ हमें ले चलो तभी तो बता पाएंगे। तो उनको ले जाया गया, फिर से वो बाहर हो गए। समझ में ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? तो ये क्या है, इंटेलिजेंसी कई तरह से होती है, मतलब जहाँ हमारा ब्रेन इतना शार्प काम कर रहा है कि वहाँ कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो अटेंशन में क्या है, जब हम चीज़ों को ऐसा काम करें कि दूसरा व्यक्ति हमारे प्रति अटेंटिव मोड में आ जाए, वो हो गया अटेंशन। परसेप्शन क्या है कि नटवर लाल जी का नाम हमने क्यों लिया, क्योंकि वो चीज़ें कुछ यहाँ पर एक दो चीज़ें कनेक्ट हो रही है कि अब अगर नटवर लाल जी का हम परसेप्शन कर रहे हैं तो हम उनका माइंड देख रहे हैं, कितना इंटेलिजेंट माइंड है। दूसरा कहेगा ये गलत है। हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार, अभी आप हमसे ही बात कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि हमें अपनी अपनी तरीके से जज कर रहे हैं। कोई किसी पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर रहा है, कोई किसी पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर रहा है। तो जो आप हमें जज कर रहे हैं वो किसका हिस्सा होगा, परसेप्शन का या अटेंशन का? परसेप्शन का। ठीक है। और अटेंशन क्या है, हमने जैसे ही आपसे कहा कि ये जो इसमें नेम है, 6 नेम दिए हुए हैं, इनके आपको नाम लर्न करने हैं। ये अटेंशन का हिस्सा हो या परसेप्शन का? अटेंशन का। फिर उसके बाद ये किसका हिस्सा हुआ, मेमोरी का या लैंग्वेज का? मेमोरी से लैंग्वेज। फिर मेमोरी से ये लैंग्वेज में चला गया। ठीक है। फिर हमने कहा कि अब आपको ये पूरा जो चार्ट है इसको समझाना है, ये किसका हिस्सा हुआ? थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वेरी गुड, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट हुआ। अब मेरी समझ से सभी को समझ में आ गया। ठीक है। और जब आज आप इसको पढ़ेंगे, ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, एक पेज में पूरा एग्जाम्पल के साथ सभी को जो नाम है उनको एग्जाम्पल के साथ ऐड कर देंगे, तो क्या होगा कि फिर आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा कि जो हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस पढ़ा है ये ब्रेन से कैसे कनेक्ट हो रहा है और इनका प्रॉपर मीनिंग क्या है और इन मीनिंग्स का यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं, और कौन सा पार्ट या जो हमारा परसेप्शन है, अटेंशन है, लैंग्वेज, मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कुछ जो है
वो हमारे एक एक एग्जाम्पल देंगे, राइट ब्रेन का और एक लेफ्ट ब्रेन का। बस छोटा सा पार्ट है, मुश्किल से 5 मिनट भी मन लगा के बैठेंगे तो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आगे। एक बार देखते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे जो है हमारे, ये सभी का क्वेश्चन है, इसमें भी है और नेट JRF वालों का भी क्वेश्चन है। तो जीन पियाजे जो है हमारे, ये साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया है, जो हमारे संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक मानसिक विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे का जो जन्म है, थ्योरी ऑफ मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जीन पियाजे जो लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है, लेकिन जीन से ध्यान में रखेंगे, बाकी हिंदी में या आए पेपर या इंग्लिश में तो उसको समझ लेंगे। फिर दिया हुआ है इसमें जीन पियाजे का जन्म, ये सभी क्वेश्चन हैं आपके, इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है, जन्म स्थान भी पूछा जाता है। तो जीन पियाजे का जन्म 1886 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे ने अपने संपूर्ण जीवन में मानव विकास का अध्ययन किया है। मानव विकास का अध्ययन किया है। तो जीन पियाजे को मनोविज्ञान के क्षेत्र में तृतीय शक्ति, थर्ड फोर्स के रूप में जाना जाता है। इसमें 6 क्वेश्चन आपके निकल के आ चुके हैं, सबको ध्यान में रखेंगे। क्या है? तृतीय शक्ति के रूप में, थर्ड फोर्स के रूप में जाना जाता है जीन पियाजे जी को। अब आगे देखते हैं। इन्होंने जो हमारी साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, इसकी 4 स्टेजेस डिज़ाइन की है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। पियाजे के अनुसार पूरे विश्व में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का के 4 स्टेजेस एक ही क्रम, पूरे विश्व में ये 4 स्टेजेस ही काम करती हैं। इसके अलावा स्टेज जो हमारे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, यहाँ 5th ऐड नहीं किया गया। 4 कल भी थी, आज भी हैं, अभी आगे भी यही रहेगी। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर का है वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेज एंड सेंसरी मोटर स्टेज 8 to 18 मंथ्स, 8 से लेकर जो 8 दिन है वहाँ से लेकर एक नवजात शिशु है उसका 18 मंथ्स तक का जो टाइम है, उसमें देखते हैं कि क्या क्या उसमें परिवर्तन दिखते हैं या क्या क्या एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं, उनको देख रहे हैं। छुपी छुपान का खेल से संबंध है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस से का विकास है। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे बच्चा हाथ पैर से कुछ करता है, सीख कर अनुभव लेता है। देखें छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको एक बार पैर हिलाने से, वो कोई चीज़ पहने हैं पैरों में और पैर हिलाने से उनकी आवाज़ आ रही है, उनके जो घूंघरू वगैरह हैं जो भी वो पहनते हैं, कंगन वगैरह हाथ में पहने या पैर में, उनसे आवाज़ आ रही तो वो बार बार उसको पैर को आगे पीछे करेंगे। यदि उन्हें लग रहा है कि कोई झूले में उनके कोई जिसमें वो झूल रहे हैं उसमें कोई उनका खिलौना रखा हुआ है और पैर उनका लगे तो उससे आवाज़ आए, तो वो बार बार ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है? फर्स्ट स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज है। फर्स्ट स्टेज का दूसरा नाम क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। ये प्रॉपर क्वेश्चन है सभी। फर्स्ट स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, इसका टाइम पीरियड क्या है? 8 to 18 मंथ्स है। फिर छुपी छुपान का खेल, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, हिंदी में आएगा छुपी छुपान का खेल से विकास का क्रम या ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। और एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है कि इसमें बच्चा क्या करता है, सीख कर अनुभव लेता है और ये सीखना उसका खुद से है। तो बच्चा क्या कर रहा है, हाथ पैर से कुछ करता है जिसके द्वारा उसे कुछ समझ में आता है, रिजल्ट मिलता है, जिसके कारण वो बार बार परफॉर्म करने की कोशिश करता है। इसके बाद ये सेकेंड हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7, मतलब 2 साल से 7 साल के बच्चे की बात हो रही है। यहाँ क्या है, चिंतन का विकास हो रहा है, अहम केंद्रित चिंतन हो रहा है। तो चिंतन के विकास में क्या क्या है? उदाहरण, जैसे बच्चा पापा अपने माता पिता को देखकर उनका नाम लेकर बुलाता है। अब उसे ये नहीं पता है कि कौन है, अगर घर के लोग जिस नाम से जिसको बुला रहे हैं वो उनको उन्हीं नाम से बुलाते हैं, लेकिन बच्चा कंफ्यूज होता है। कब कंफ्यूज होता है? जब दूसरे महिला पुरुष मम्मी पापा जैसे लगते हैं। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उनके मौसी लोग घर पे आ गए या और कोई ऐसे जो फीमेल की लाइन में आते हैं तो फीमेल से रिलेटेड लोगों में वो बुलाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन थोड़ा सा कई बार कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता है। फिर क्या है, ऐसे ही अपने जो उसके पापा हैं उनको देखकर
मतलब माता और पिता दोनों के जैसा, अगर चाचा हैं घर पे, मौसी आ गई, तो ये ऐसे कुछ रिलेशन है जिनके फेस काफ़ी मिलते जुलते हुए हैं, एज ग्रुप लगभग सेम जा रहा है, बड़े छोटे का बहुत अंतर नहीं है। तो यहाँ पर कई बार वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होता है। तो ये कौन सी स्टेज है? प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि 2 से 7 साल की उम्र के बीच बच्चों में घटित हो रहा है। उसके बाद है थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। स्टेज का नाम ध्यान रखना है और जो एज ग्रुप है उसको ध्यान में रखना है। फिर है ये एज ग्रुप कहाँ है? 7 to 12 तक का है। मूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करना और उनको किन्हीं नाम से इंडिकेट कर देना, जैसे सूरज दादा, चंदा मामा, ऐसे बहुत सारे लोग नाम हैं जिनके थ्रू वो क्या करता है, फिर प्रॉपर उसका माइंड सेट होता है कि अगर चंद्रमा को देख रहे हैं तो ये चंदा मामा है। आज भी हम लोग अगर कुछ बच्चों को कहें या हम लोग खुद में ही बोलें तो इन्हीं नाम से बोलते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें बचपन से लेकर बचपन में हमारे माइंड में फीड होती हैं, फिर हम उन्हीं से बच्चों को इंडिकेट कराते हैं, इंगित कराते हैं। तो ये कौन सी स्टेज है? जब हम किसी वस्तु का नाम किसी एक उपमा के साथ जोड़ दें तो फिर क्या होगा कि फिर उसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये है हमारी थर्ड स्टेज। फिर ये 4th नंबर की जो स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या है? आफ्टर 12 ईयर्स, मतलब 12 साल के बाद के बच्चों में ये है। ये फॉर्मल आ गई स्टेज। इसमें क्या? अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन और क्षमता। अब हम लोग जब 12 वर्ष के बच्चे हो गए, अब हम उन्हें सूरज दादा, चंदा मामा या और किसी भी नाम से किसी को कनेक्ट कर रहे हो, तो हम ना भी बताएं तो भी हम डायरेक्ट बोले कि मून, सन, तो भी बच्चा आप समझ जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर क्या क्षमता और विकसित हो रही है हमारी, जो हमारा सोचने समझने की क्षमता है, उसमें जो अमूर्त वस्तुएं, जैसे उदाहरण में दिया 2 - 2 या 2 + 2। अब उसके सामने हम कुछ नहीं, पहले जब हम लोग पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, अगर हम लोग 1 to 5 लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम उसको बताते हैं 1 लाइन ड्रॉ की, 2, और छोटे बच्चों कैसे देखा होगा, उनको आइसक्रीम बना दी गई, उनको फ्लावर बना दिए गए, जिसके थ्रू और नंबर्स अब उनको बोलते हैं हम लोग कि ये कितने काउंट करो उनको। तो पहले बच्चा क्या करता है, कुछ उसके सामने एक पिक्चर है जिसके थ्रू वो काउंटिंग सीख रहा है। लेकिन जब आफ्टर 12 के बाद क्या हो रहा है कि अब उसके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी वो पूरा मैनिपुलेट कर पा रहा है। कुछ हम गलत बोलें वो उसे ठीक कर लेगा, कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट बोले वो प्रॉपर उसे मैनेज कर लेगा। हमने जितना न्यूमेरिकल्स वाला एरिया मैथमेटिक्स में, वहाँ पर हम कुछ भी प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन किसी की भी बात करें तो वहाँ वो बच्चा बिना कुछ पेन कॉपी के भी आपको रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो ये क्या है, ये हमारी 4 स्टेजेस है, जहाँ पर जो हमारा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है वो कैसे कैसे काम कर रहा है। जो हमने अभी 6 पॉइंट देखे थे, वो पॉइंट्स हमारे कैसे 4 स्टेजेस में काम कर रहे हैं, सभी में काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा सोचने समझने का जो स्तर है, लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक बार हम फिर आपको दिखाते हैं सिंपल सा। फर्स्ट स्टेज है 8 to 18 मंथ्स की है। बच्चा हाथ पैर से कुछ करता है, सीख कर अनुभव लेता है। इस स्टेज को बोलते क्या हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। टाइम पीरियड क्या है, 2 to 7 का है। चिंतन का विकास होता है, थोड़ा बच्चा कुछ सोच पाता है, थोड़ा सा और ज़्यादा। अभी वो सेल्फ केंद्रित था, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वो माता पिता को देखकर उनको बुलाता भी है, उनको नाम से भी बुला रहा है, उनको पहचान भी पा रहा है, लेकिन कभी कभी उनके जैसे जिनके फेसेस हैं, जो एज ग्रुप के लोग हैं, उनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है। फिर हमारा जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये 7 to 12 में है। इसमें क्या है, मूर्त वस्तुओं को देखकर वस्तुओं को हम किसी न किसी उपमा से जोड़ते हैं, नाम देते हैं, तो नाम को इंडिकेट करते हैं, तो वो बच्चा डायरेक्ट समझ पाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या है, आफ्टर 12 ईयर्स में जो है, ये क्या है, अमूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन क्षमता है। अब यहाँ क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सामने वाला क्वेश्चन करे और हमको यदि रिस्पॉन्ड करना हो तो प्रॉपर हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 4 स्टेजेस थी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी जीन पियाजे ने पूरा कॉन्सेप्ट दिया है।
मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट और राइट। दोनों में जो हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो हमने चार्ट देखा था, ह्यूमन इंटेलिजेंस, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, लैंग्वेज, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सभी चीज़ें हमारी जो 4 स्टेजेस हैं, और मनुष्य जीवन में यही 4 स्टेजेस काम करती हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बेस पर। तो वो सब में मनुष्य का चिंतन या व्यक्ति का चिंतन या एक बच्चे का जो सोचने और समझने की क्षमता है वो कैसे निरंतर विकसित हो रही है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अभी किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो पूछ लीजिए पहले, फिर आगे बढ़े। बोलेंगे रचना जी? मैम क्रॉस क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि लाइक आप आसन करवा रहे हैं और चीजें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम खुद फील करते हैं, फिर हम सपोज किसी को करवा रहे हैं उस पर फील करते हैं, फिर उसमें भी डिफरेंट एजेस होती है। जैसे कोई बच्चों को सिखा रहा है, कोई ओल्ड पर्सन्स का बैच है या कोई लेडीज का ही है। अब ये जो हम स्टडी कर रहे हैं इसको हम पहले तो खुद पे अप्लाई करें, मीन्स हम अपनी साइकोलॉजिकल स्टडी कर सकें। तो थेरेपी में इसको इसलिए लिया है सिलेबस में कि हम साइकोलॉजिकली भी उसको स्टडी करके, और बाकी जो रेमेडीज तो है ही, लाइक षटकर्म भी है, आसनास है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, तो ये भी एक इंक्लूड करते हुए चलना है इसको साथ में। तो थेरेपी में इसको लेने का उद्देश्य यही है कि पहले हम खुद को समझें, उसके बाद हम जिन्हें थेरेपी दे रहे हैं उन सबको समझें। मैं सही रिलेट कर रही हूँ ना? पता है रचना जी, आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, यदि आपको मनोविज्ञान नहीं पता है तो किसी के दिल में नहीं उतर पाएंगे, ना दिल में उतरेंगे ना दिमाग में उतरेंगे। ठीक है, इसलिए मनोविज्ञान एक टीचर के लिए, टीचर कोई भी हो सकता है, योग का भी हो सकता है, कुछ भी जो किसी को समझा रहा है, एक माँ भी अपने बच्चे के लिए टीचर ही है। ठीक है, तो जो चीज़ें खुद नहीं पता होंगी, खुद में फीलिंग्स नहीं आई होंगी, वो आप कैसे दूसरों को रियलाइज करा पाएंगे, या उसकी फीलिंग्स को आप समझ ही नहीं पाएंगे। तभी तो साइकोलॉजी में दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, एक सिंपैथी और एक इम्पैथी। सिंपैथी का संबंध ब्रेन से है और इम्पैथी का संबंध हमारे हार्ट से है। जिस व्यक्ति को दोनों यूज़ करना आता है कि सिंपैथी की ज़रूरत कहाँ है और इम्पैथी की ज़रूरत कहाँ है, मनोविज्ञान में माना जाता है वो लोग बेस्ट टीचर बनते हैं, वो चाहे माँ हो वो चाहे रियल में टीचर हो। तो सिंपैथी क्या है, इसको हम राइट ब्रेन से भी कनेक्ट कर ले जाएंगे, लेकिन इम्पैथी क्या है, वो हार्ट से कनेक्ट हो रही है, क्योंकि इम्पैथी में हमें आपको कुछ देना है। यदि हम आपको इम्पैथी में दे रहे होंगे तो मेरे दिल दिमाग में कभी नहीं आएगा कि हमने रचना जी को कुछ कहना है या किसी के लिए भी दुनिया में करना हो तो इसको हम किसी से शेयर करें। इम्पैथी में नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा, सिंपैथी में आएगा। ठीक है, तो सिंपैथी क्या है, ब्रेन से कनेक्ट हो रही है, वो भी राइट ब्रेन से कनेक्ट हो रही है। इम्पैथी क्या है, हार्ट से कनेक्ट हो रही है, लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट हो रही है। तो ये क्या है कि साइकोलॉजी, तभी तो ये हायर वाली स्टडी में जितना हम लोग पढ़ते हैं वहाँ साइकोलॉजी को ऐड किया गया, और हमेशा हम बोलते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी प्लस साइकोलॉजी। इन तीनों को जो व्यक्ति सही समझता है वही व्यक्ति फिलॉसफी को ठीक समझेगा, नहीं तो फिलॉसफी से ज़्यादा बोरिंग कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तीनों को सही समझ रहे हैं तो फिलॉसफी को आप फील कर पाएंगे। अब चक्रास की बात कितनी भी डीप में हो रही हो, आप कभी फील ही नहीं कर पाएंगे कि चक्रास में ऐसा क्या है जो हमारा प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि जब आपको एनाटॉमी पता हो, फिजियोलॉजी पता हो प्लस साइकोलॉजी पता हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो हमारा फिलॉसफी है वो कैसे काम कर रही है। हम एक दिन हमने आपसे सबसे इसी ग्रुप में बात की थी कि जब वो स्वर पर बात कर रहे थे कि जब भी हमारा लेफ्ट चल रहा है सेंसिटिव मोड की बात हम सोचेंगे, राइट चल रहा है एक्टिवेशन होना चाहिए बॉडी में, हमारा अटेंटिव मोड में आएगा बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद यदि सुषुम्ना चल रहा है तो सुषुम्ना की एनर्जी हमें मोक्ष भी प्राप्त कराती है और सुषुम्ना की एनर्जी हमें आतंकवादी भी बनाती है। ठीक है, राम और रावण में दोनों में सुषुम्ना ही जागृत है। राम जी में सुषुम्ना क्या है, वही एनर्जी विश्व को बनाने के लिए जागृत है, रावण में वही एनर्जी, वही सुषुम्ना विश्व को विध्वंस करने के लिए। अब इसमें किसके सद्गुरु कैसे हैं इस पर डिपेंड कर जाएगा कि सुषुम्ना किधर ले जाएगी। जितनी राक्षसों ने इस धरती पर तपस्या की है उतनी किसी ने नहीं की।
ठीक है। लेकिन राक्षसों की एनर्जी क्या हुई कि शिव जी से ही वरदान मांगा, भस्मासुर शिव जी के ही ऊपर रखने लगे। ठीक, अब देखो कितनी बड़ी बात है, उन्हीं से वरदान मांगा है और उन्हीं पर रख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने एनर्जी तो गेन कर ली पूरी, लेकिन एनर्जी को लगाएं कहाँ? इसके लिए जब सही सद्गुरु नहीं है तो एनर्जी क्या करेगी? हमारी विध्वंस कारक हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, ये सारी स्टेजेस इसीलिए हैं कि कैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करें। जीन पियाजे ने बच्चों पर काम किया जबरदस्त, कि पहले जो व्यक्ति अपने बचपन को और अपने सामने वाले बचपन को जो दिख रहे हैं उनको ठीक से समझ लिया तो ऐसे लोगों को किसी पर भी काम करना कठिन नहीं होगा। और जिन्होंने कई बार लोग होते हैं ना, अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे बच्चों को क्या क्या ज़रूरत है। जिसने अपने ऊपर पूरा ध्यान दिया हो वही समझ पाएगा मेरे बच्चों की ज़रूरत क्या है। अदरवाइज हम भी बीमार, बच्चे भी बीमार, बस डॉक्टर के यहाँ जाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो, ये पूरा कॉन्सेप्ट उसी पर बेस्ड था। और किसी का भी कोई क्वेश्चन? मैम, जो एंटिटी, एसटीसी, बीएड, एमएड, इन सब में इसका पार्ट रखा जाता है, बट जैसे लॉ किया मैंने, जर्नलिज्म किया, वहाँ कहीं भी दूर दूर तक नहीं होता ये। क्या रीजन है? होना चाहिए ना, फिर तो हर फील्ड में इस चीज की तो जरूरत पड़ती है कि अभी तक साइकोलॉजी को केवल एक अपना क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी, उन सब में इसको अलग करके रखा गया था। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अब लेकिन चीज़ों को ऐड किया। आपको पता है इस समय जितने भी कोई भी किसी भी स्ट्रीम में पढ़ रहा हो, सबके लिए काउंसलिंग मस्ट कराई जा रही है। जो इस समय हमारे कोर्सेज डिज़ाइन हो रहे हैं बहुत सारे, वो कैसे चल रहे हैं इस समय कि कुछ भी आप पढ़ो लेकिन काउंसलिंग का पार्ट जरूर पढ़ लो, ताकि आप अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से परोस पाएंगे कहीं। जब काउंसलिंग नहीं आती है तो क्या होता है, हमें सब कुछ आता है, हम अपनी बात को परोस ही नहीं पाते हैं सही से, क्योंकि हमने उसको केवल ज्ञान यहाँ तो ले लिया है। बाकी अब जब जैसे हम आपको कुछ देंगे, आपको मेरी बात तभी समझ में आएगी जब हम आपके हृदय में भी स्थान बनाएंगे। किस डॉक्टर की दवा मरीज को फ़ायदा करती है? जो उसके हृदय में उतरता है। दवा तो सेकेंड पार्ट होता है, पहले डॉक्टर का ट्रस्ट तो आए मरीज पर कि हम यहाँ ठीक हो सकते हैं, ये हमें सुन पा रहा है। जब वो सुन ही नहीं पा रहा है तो वो कितनी भी दवाई ले जाए, मरीज के अंदर बार बार पेशेंट के अंदर ये बात आएगी कि पता नहीं फ़ायदा करेगी कि नहीं करेगी। और दवा वो कुछ भी दे दे, केवल वो इतने प्रेम से बात कर ले कि आप ठीक होकर ही जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप रुपए आपके पास हो तो देंगे, कम है तो देंगे, सही है तो देंगे। आपने इतनी बात की ना, तो अब बिल्कुल ही किसी का हार्ट ना हो तो वो आपकी फीस नहीं देगा, वरना फीस देकर जाएगा। ठीक, क्योंकि अभी हम लोग चालाकी से बात करते हैं तो दूसरा वाला भी चालाकी करता है। जब आप ईमानदारी से करेंगे तो रेयर में, आप देखो 100% में तो राम जी के ज़माने में भी सब कुछ था, तो क्या 100% में 100% तो कभी नहीं होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 100 में हम कहते हैं कि 100% नेगेटिव है, वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो रेशियो ऊपर नीचे होगा, लेकिन रेशियो जिस तरफ आपका मन डाइवर्ट है उसी तरफ रिजल्ट अधिक आएंगे। तो ये क्या है, तो इसलिए सभी चीज़ें शामिल की जा रही हैं। अब तो मेटा आ गया। मेटा का मीन्स ये है कि एक टाइम पर ही आप अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन ले सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं। तो वो उन्हीं अदर क्वालिफिकेशन में ही योग, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, काउंसलिंग के पार्ट ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ ये चीज़ें शामिल है। और योग में इसलिए रखा गया क्योंकि योग एक अलग से बनाया, तो इसलिए योग का जो सिलेबस है ना, इससे हेल्दी सिलेबस इस समय कहीं पर नहीं है कि इसको तो कोई एडिशनल भी कर ले ना कोर्स, तो भी उसके जीवन में काफ़ी परिवर्तन दिख जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जो हमारी तरफ से सारे क्वेश्चन थे। अभी किसी के 5 मिनट है, बस आज इसको डिस्कस करेंगे, कल इसको एग्जाम्पल के साथ पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। और किसी का भी क्वेश्चन कोई रचना जी के माध्यम से जिनके सॉल्व हो गए तो ठीक है, जिनके अभी भी कुछ क्वेरीज रह गई वो पूछ लें। मैम, कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? मूर्त अमूर्त क्या था, ये देखो एक बार। मूर्त था। मूर्त का मीन्स होता है, मैंने सही बोला, मूर्त का मीन्स होता है जैसे हम किसी को इंडिकेट करते हैं, इसमें एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। ठीक, मूर्त का मीन्स जैसे अभी हम दीप्ति सामने हैं तो हमने किसी को बोला कि दीप्ति मैम योग की टीचर है, तो दीप्ति मैम क्या हुई, मूर्त हुई या अमूर्त हुई? किसी बच्चे को जिसको मैं इंडिकेट करा रहे हैं,
मूर्त का, ठीक। लेकिन अभी कुछ ऐसे बच्चे हैं कि दीप्ति है ही नहीं क्लास में, और हमने कहा कि आज दीप्ति मैम क्लास नहीं लेंगी, और बच्चों ने कहा अच्छा ठीक है। अब ये मूर्त हुआ या अमूर्त हुआ? जो बड़े बच्चे हैं बस, ठीक है, क्लियर। चलिए और बोलेंगे। दीदी मूर्त का कॉन्सेप्ट शायद मूर्ति से आता है, कोई इमेज जैसे सामने हो, वो भी कह सकते हैं। जो आइडल होते हैं, आइडियल बोलते हैं, मूर्ति, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वो मैम अमूर्त का एग्जांपल ये दे सकते हैं कि वो काइंड है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंस दिख नहीं रही है, इट्स अ क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना, उसमें यही टाइप है, वो भी आ जाएगा। और इसमें और क्योंकि हम इतना विकसित हो गए, अब हमें बिना पूछे, मतलब हमारे पास कुछ नहीं, अभी जैसे अभी हम आप बैठे हैं, अभी आद्या से कुछ चीज़ें पूछेंगे, उसकी लिमिटेशंस है, लेकिन हम और आप पूछेंगे। अभी हमने आपसे पूछा बनाना, आपने बनाना की स्पेलिंग बता दी, ठीक है। हमने कहा कि बी से रिलेटेड आप कम से कम 10 मीनिंग्स बता दीजिए, बी इनिशियल लेटर से रिलेटेड। वो क्या हुआ? कुछ भी सामने नहीं, आपने बता दिया। वो किस में आया? फॉर्मल प्रश्न। ठीक। हमने कहा 10 + 10 + 10 क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, तो हमने 30 माइनस बोला 5, 25 हो गया। तो ये सब क्या है कि हम लोग कोई पेन पेपर कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, और फिर भी रिस्पॉन्ड आ रहा है क्वेश्चन के साथ। तो ये सब किस में आ रहा है? 4th स्टेज में आएगा। तो बच्चे जब 12 के पास आते हैं या 12 क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर उनका माइंड पूरा इतना विकसित हो जाता है कि अब उनसे हम जो भी पूछेंगे उसको वो अपनी उम्र के अनुसार लगभग रिप्लाई कर पाएंगे। और किसी का भी कोई क्वेश्चन 1 से 2 मिनट में लेते हैं। सभी का कंफर्म है? हरदीप भैया, मोनिका मैम, चलिए। तो फिर आज आप सबका होमवर्क है कि जो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी यूनिट में क्या जो बी नंबर है, ठीक है, अब इसको आज सभी लोग पढ़कर रखेंगे, ठीक। क्योंकि कल इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसमें सभी जितने भी हमारे स्कूल्स कनेक्ट हैं, जितने भी हमारे योग के पार्ट्स कनेक्ट हैं, उनको कनेक्ट करेंगे कि एक ही व्यक्ति का ट्रीटमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक। मतलब एक व्यक्ति का, या कोई डिजीज़ है, बहुत सारी डिजीज़ हैं एक व्यक्ति को, तो कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक। चलो अब जिसका जो भी रहे, हाँ बोलिए जी। मैम ये PDF मिलेगी क्या? PDF कोशिश करते हैं बच्चे, ठीक है। बोलेंगे आदि भैया। मैम हाँ, मैं सोच रहा था कि वो जो ये जीन पियाजे है ना, वो मतलब स्विट्जरलैंड में है, तो अगर वो इंडिया में होते तो मैम शायद उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी जो साइकोलॉजी है वो वेस्टर्न में है जी। जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान का विकास कहाँ माना जाता है? पश्चिम में माना जाता है। मैम उनकी साइकोलॉजी को मतलब यूज करने के लिए ना हमने अपना सारा सिस्टम यहाँ इंडिया में बदल दिया है। नहीं, तो बस हमें उनकी साइकोलॉजी को टू द पॉइंट समझना है। बाकी कहा जाता है जहाँ से उनकी साइकोलॉजी कंप्लीट होती है, वहाँ से हमारा मनो जो अध्यात्म विज्ञान वो शुरू होता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, बस वो एक दायरे में है, हम खुले आकाश में हैं। मैम क्योंकि जैसे हमारे योग दर्शन ही बताता है कि जब बच्चा पैदा होता है वो रोता है इसलिए कि वो बिछड़ गया है, और हम खेलते उसको खिलौने दिखाते जो भी करते हैं, फिर हम उसको अपने रंग में रंग लेते हैं, और वो जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो 100 तरह की प्रॉब्लम में फेस कर रहा होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बचा रहा होता है, ये उनकी साइकोलॉजी नहीं बचा रही होती। नहीं, वही तो हमने, यही परसेप्शन है, ठीक है। परसेप्शन अपने अपने अनुसार आ गया, तो क्या दोनों ब्रेन है हमारे, और हम जैसा परसीव करेंगे, बस जीन पियाजे का एक सिद्धांत है जो कॉमन हम लोग पढ़ते हैं, और फिर हमें यूज़ करना है अपना परसेप्शन, ठीक। चलिए सब लोग बैठेंगे शांति पाठ के लिए। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति
सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। परमात्मा का धन्यवाद करते हुए प्रसन्नता पूर्वक नेत्रों को खोलें। बस 1 मिनट अपनी बात पूरी कर दें। कल शिवरात्रि है तो कल पूरा शिवरात्रि का आनंद उठाएं, ठीक है। कहा जाता है शिवरात्रि के दिन यदि कोई पूरे मन से शांत होकर मौन रहे, शांति से पूरे दिन को गुजारे, साधना करे, तो 1 वर्ष की साधना केवल कल ही कंप्लीट की जा सकती है, ठीक। क्योंकि कल सारे योग जो हैं वो धरती पर ऐसे ही बनते हैं। तो इसलिए कल का दिन जितना शांति से, सहजता से हो सके और अपना चिंतन करना। शिव मीन्स होता है कल्याण करना, ठीक। तो कुछ अपने कल्याण के लिए कल पूरा दिन अपनी कॉपी किताबें बंद करके रख लेना, आराम से पूरे दिन जब ध्यान सहज होकर इतना तो मनन जरूर कर लेना कि मनुष्य जन्म क्यों मिला, ठीक है। इसका सदुपयोग कैसे करें, ठीक। और जितना जो लोग फास्ट रखें वो ध्यान रखें फ्रूट्स पर रखना या फिर लिक्विड चीज़ों पर रखना। पकाने वाले में समय नहीं व्यर्थ करना। कम से कम व्रत के दिनों में तो खाली समय का सदुपयोग करो सब, ठीक है। चलिए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दीदी, गुरुजी नमस्ते।